गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे भारत में समाचार पत्रों का इतिहास एवं पत्रिकाएं तथा प्रमुख पुस्तकें, साथ ही भारत में कांग्रेस की पूर्ववर्ती राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं प्रमुख अधिवेशन। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो हो चुका था। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा था, इस कारण से इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला तो चर्चा हो चुका है, आज चर्चा करेंगे सेकंड पार्ट का, यानी कि रिमेनिंग MCQs का। तो शुरू करते हैं। एक और बात है कि अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं या फिर प्रीवियस MCQs को कवर नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट पे वो सारा उपलब्ध है, उसे आप ज़रूर देख लें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें एवं दिए गए कूट से चुनकर उत्तर दें। तो यहाँ पर है कि उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, जिसमें से है इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई। 1885 में इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक बम्बई में आयोजित की गई। इंडियन नेशनल यूनियन के बम्बई अधिवेशन में ही इनका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया है ना। इस प्रकार से याद रखना है इसे। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में हुआ था, है ना। याद रखना है बम्बई। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमकेश बनर्जी थे। पहला अध्यक्ष इसके कौन थे? याद रखना है व्योमकेश बनर्जी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस के घोषित उद्देश्यों में से निम्न में से कौन एक शामिल नहीं था? तो इसमें से बताया गया है C इसमें शामिल नहीं था, है ना। इसमें C शामिल नहीं था कि अंग्रेज़ों द्वारा भारत से निकाले जाने वाले धन पर नज़र रखना। बाकी बात, देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना था। जाति धर्म प्रांत भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना तथा मजबूत करना था। देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित करना था। प्रश्न है, निम्न कथनों पर सावधानीपूर्वक विचार करें। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1 और 2 दोनों सही है। अब कथन को देखते हैं कि वो कथन है क्या। तो कहा गया है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे ह्यूम की प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष को सुरक्षित निकासी के लिए सेफ्टी वॉल्व बनाना था। दूसरा है, कांग्रेस की स्थापना पर अंग्रेज असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्गों को असंतुष्ट किसान जनता से आपसी मेल को रोकना चाहते थे। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों को सही माना गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को मात्र सेफ्टी वॉल्व कहना उचित नहीं है। आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना का परिणाम था। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया द इंटरप्रिटेशन एंड द हिस्ट्री में लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाना था। अगला प्रश्न है, 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। इस संबोधन को किस बात का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तर होगा भारत का स्वतंत्रता संग्राम स्त्रियों को पतित अवस्था से उबारेगा। एक्सप्लेनेशन में है, NCERT के अनुसार कादम्बिनी गांगुली द्वारा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन को 1890 में संबोधन इस बात का प्रतीक था कि भारत का स्वाधीनता संग्राम स्त्रियों को उस पतित अवस्था से उबारेगा जिसमें वे सदियों के कालक्रम में पहुंचा दी गई थी। इस बात का भी प्रतीक था कि इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की सहभागिता परिलक्षित होती है। कादम्बिनी गांगुली कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला थी। इसके साथ ही वे भारत की प्रथम स्नातक और पहली महिला चिकित्सक थी। याद रखना है कादम्बिनी गांगुली के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व नियोजित गुप्त योजना के अनुसार की गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, रजनी पामदत्त। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यह बात रजनी पामदत्त ने कांग्रेस की स्थापना के बारे में कहा है। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कांग्रेस की स्थापना के बारे में कहा है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। एनी बेसेंट ने लिखा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म
मातृभूमि की रक्षा हेतु 17 प्रमुख भारतीयों तथा ह्यूम के द्वारा किया गया है ना। इस प्रकार से अलग अलग लोगों का अलग अलग मत था। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी थी। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो 1 और 2 दोनों सही। अश्वनी कुमार दत्त ने कांग्रेस अधिवेशनों को 3 दिनों का तमाशा कहा। एक और नाम आता है अश्वनी कुमार दत्त के बारे में। फिर तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसे भी याद रखना है, इन लोगों ने क्या क्या कहा है कांग्रेस के बारे में। अगला है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें एवं कूट के चुनकर उत्तर दें। यहाँ पर अधिवेशन है और यहाँ भाग लेने वाले प्रतिनिधि हैं। इसका उत्तर ए को माना गया है। बम्बई अधिवेशन 1885, इसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी 72। फिर कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1886 में, इसमें प्रतिनिधि थे 434। मद्रास अधिवेशन 1887, इसमें भाग लेने वाले थे प्रतिनिधि 607। और इलाहाबाद जो 1888 में हुआ था अधिवेशन इसका, इसमें भाग लेने वाले थे 1248 लोग। देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 बम्बई में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था, है ना। फिर है कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन 1886 कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया था। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में 1887 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। फिर है कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था 1988 में। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित करें एवं दिए गए कूट के प्रयोग से उत्तर को चुनें। यहाँ पे कांग्रेस का सम्मेलन दिया गया है और यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में बात किया गया है। तो बम्बई अधिवेशन जो 1885 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था जॉर्ज यूल ने। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था एनी बेसेंट ने। और लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पर असत्य कथन बोला गया है डी को, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये गलत है। बाकी बात, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया, है ना। याद रखना है, जनगण मन कब गाया गया था पहली बार? तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। फिर है बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अब देखते हैं डी गलत क्यों है। तो 1937 में फैजपुर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, गांव में आयोजित कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन थी, है ना। इस प्रकार से इसको याद रखना है। फिर है कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग उठी थी, है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्षों एवं कांग्रेस के अधिवेशन स्थलों का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो यहाँ पर डी को बोला गया है बेमेल है। श्रीमती कादम्बनी गांगुली जो सूरत के बारे में इसके अध्यक्षता किया था, ये गलत है। बाकी बात, श्रीमती एनी बेसेंट कलकत्ता, श्रीमती सरोजनी नायडू कानपुर, श्रीमती इंदिरा गांधी नई दिल्ली, ये सभी सही है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। कादम्बनी गांगुली कांग्रेस के 1890 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन को संबोधित किया। यह कभी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रही हैं। 1946 ईस्वी में मेरठ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था JV कृपलानी ने। कांग्रेस का 46वां अधिवेशन जब हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी जी ने किया था। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। कांग्रेस का 33वां अधिवेशन 1917 में हुआ था कलकत्ता में और अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें।
कांग्रेस का 28वां अधिवेशन पटना बांकीपुर में संपन्न हुआ था। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो 1 और 2 दोनों को सही माना गया है। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में RN मधुलकर ने किया था। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में किया गया, गया में, है ना। यह अधिवेशन हुआ था गया में, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं थे? तो उत्तर होगा आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना। प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना, देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना कराना, भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन एवं उसका प्रसार करना, एक सामान्य आर्थिक राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों में एकमत करना, लोगों को जाति, धर्म एवं प्रांतीयता की भावना से उठकर उनमें एक राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत करना। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर बताया गया है ऑप्शन ए में, जिसमें बोला गया है 1 2 4 3, है ना। एक जगह पे रहेगा, दूसरा भी सही कालक्रम है, उसके बाद चौथा आएगा और फिर आएगा तीसरा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन मार्च 1931 में हुआ था, 26 से 31 तारीख को। फिर है राजगुरु को लाहौर में फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें उपयुक्त कथनों को चूज करना है, सही है कि गलत। तो पहला कह रहा है कि मद्रास में आयोजित थियोसॉफिकल सोसाइटी की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विचार उभरा। फिर है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी सिविल सेवक WC बनर्जी ने किया था। अगला है, WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और उन्होंने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर बताया गया है ए को। ए में है 1 3 और 4 सही है, यानी कि मद्रास में आयोजित थियोसॉफिकल सोसाइटी में की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विचार उभरा था, है ना, इसे याद रखना है। फिर है कि WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के अध्यक्ष बने और बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, उन्होंने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 2 को गलत माना गया है कि INC की स्थापना का विचार एक सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सेवक W बनर्जी ने किया था, ये गलत है। इसकी चर्चा करते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का उद्देश्य एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना करना था। दिसंबर 1884 में एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे AO ह्यूम कहते हैं शॉर्ट में, मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में ऐसे राजनीतिक संगठन के गठन पर चर्चा हुई जो अखिल भारतीय आधार पर काम करेगा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन पर विचार सामने आया। फिर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई थी। AO ह्यूम के अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण संस्थापक सदस्य WC बनर्जी थे, है ना, जो पहले अध्यक्ष चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी इसके 3 बार अध्यक्षता किया था, इसे भी याद रखना है। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की उद्घाटन बैठक 1884 में हुई। इसकी स्थापना AO ह्यूम ने की थी। सम्मेलन ने अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया। इसमें लोगों को बाल विवाह का विरोध करने की शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित करने एवं प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो बोला गया है कि 3 और 4 सही है। 3 और 4 सही है। इस सम्मेलन ने अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध की शपथ लेने को कहा गया है ना, बाल विवाह का विरोध करने की शपथ लेने को प्रोत्साहित करने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था इसके लिए। लेकिन 1 और 2 गलत है, इसकी चर्चा करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना MG रानाडे ने और रघुनाथ राव ने किया था।
यह मूलतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ था। इसका उद्घाटन बैठक दिसंबर 1887 में मद्रास में आयोजित की गई थी। यह सम्मेलन प्रतिवर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहायक सम्मेलन के रूप में उसी स्थान पर आयोजित किया जाता था और सामाजिक सुधार पर केंद्रित होता था। इसने लोगों को बाल विवाह का विरोध करने की शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रसिद्ध प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो 1 और 2 गलत क्यों है, पता चल गया है कि 1 में जो ऑप्शन में दिया गया था 1884 इस कारण से गलत था, और इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी इस कारण से गलत था, क्योंकि इसका स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने नहीं बल्कि एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसका उद्देश्य अंग्रेजों के प्रति वफादार की भावना पैदा करना था। तो यहाँ पर हमें सही कथन बताना है। तो बी में बोला गया है कि इसका उद्देश्य अंग्रेजों के प्रति वफादार की भावना पैदा करना था। इसकी स्थापना जो बताया गया है कि तिलक ने की थी, ये गलत है। सर सैयद अहमद खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे, जिसके तहत 1888 में उन्होंने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की भावना पैदा करने के लिए यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो नाम याद रखना है, सर सैयद अहमद खान। इन्होंने यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किया था। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कांग्रेस का 1924 का बेलगांव अधिवेशन गांधी जी की अध्यक्षता वाला एकमात्र अधिवेशन था। 1926 में कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन के दौरान उसके कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया था। तो यहाँ पर हमें सही बताना है। तो 1 और 2 दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन में है, कथन 1 सही है। 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन गांधी जी की अध्यक्षता वाला एकमात्र अधिवेशन था। इस सत्र के दौरान इसके सदस्यों के लिए बुनाई का ज्ञान न्यूनतम योग्यता के रूप में तय किया गया था। दूसरा कथन भी सही है। गुवाहाटी अधिवेशन के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों में एक राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में खादी के उपयोग को बढ़ावा देने का संकल्प था। कांग्रेस के नेताओं ने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के और हाथ से बुनाई सहित स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इस निर्णय को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास और भारत की स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विवरण के आधार पर राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की पहचान करें। पहला कि इस सत्र में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस तय किया गया, जिसे हर साल मनाने का संकल्प लिया गया। इसने सविनय अवज्ञा कार्यक्रम को शुभारंभ की अधिकृत किया। तो यहाँ पर हमें सही उत्तर को बताना है। इसमें सही उत्तर को बी को बताया गया है कि 1929 का लाहौर अधिवेशन। ये सभी घटनाक्रम हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने नई उग्रवादी भावना को आवाज़ दी। इसने पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। 1929 को रावी नदी पर तिरंगा झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में तय किया गया। कब पहले तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में तय किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। फिर है जिसे हर साल इस तरह से मनाया जाता था कि लोग प्रतिज्ञा लेते थे कि ब्रिटिश शासन के आगे झुकना मनुष्य और भगवान के खिलाफ एक अपराध है। फिर है कि कांग्रेस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की भी घोषणा की गई, लेकिन उसने संघर्ष का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया। यानी कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा तो किया था, लेकिन उसका कोई कार्यक्रम नहीं बनाया। अगला है 1937 के कांग्रेस में फैजपुर अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने सहकारी खेती को अपनाने का प्रस्ताव रखा। इसमें सामंती कर और बेगार को खत्म करने का आह्वान किया गया। यह किसी गांव में आयोजित पहला कांग्रेस अधिवेशन था। 1937 के फैजपुर अधिवेशन के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पर हमें सही कथन बताना है कि इसमें से कितने कथन सही हैं। तो इसमें से डी को सही माना गया है। 1, 2, 3 तीनों सही है। इसने सहकारी खेती को अपनाने का प्रस्ताव रखा। इसने सामंती कर और बेगार को खत्म करने का आह्वान किया। यह किसी गांव में आयोजित कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कांग्रेस ने अपने फैजपुर अधिवेशन में कृषि कार्यक्रम अपनाने का संकल्प लिया था। प्रमुख विशेषताएं हैं लगान की राजस्व में 50% की कमी, गैर आर्थिक जोतों को लगान और भूमि से कर से छूट,
कृषि आय पर कराधान की समाप्ति, सामंती करों और जबरन श्रम का उन्मूलन, सहकारी खेती, लगान के बकाया को समाप्त करना, बेदखली कानूनों में संशोधन और किसान संघों को मान्यता देना इत्यादि था। साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि यह जमींदारी और ताल्लुकदारी प्रणालियों के उन्मूलन के मुद्दे पर चुप था, है ना। किस मुद्दे पर चुप था, इसे भी याद रखना है, जमींदारी और ताल्लुकदारी प्रणालियों पर। और इसके लिए किसान नेताओं द्वारा इसकी आलोचना भी की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला नेता ने कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पंडित रमाबाई। एक्सप्लेनेशन में है, सामाजिक सुधारक पंडित रमाबाई सरस्वती ने 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति को बढ़ावा देने के लिए काम किया। दी हाई कास्ट हिंदू वुमन नामक अपनी पुस्तक में उन्होंने उस समय की सामाजिक बुराइयों जैसे कि बाल विवाह, बाल विधवाओं की दुर्दशा और बहुत कुछ पर प्रकाश डाला है। इनकी पुस्तक का नाम याद रखें, दी हाई कास्ट हिंदू वुमन, है ना। ये पंडित रमाबाई की लिखी गई पुस्तक है। उनके ज्ञान और विभिन्न सांस्कृतिक ग्रंथों की व्याख्या के कारण उन्हें सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वह पहले भारतीय कांग्रेस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाली पहली महिला थी। 1930 में वह कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, जिन्होंने गांधी जी से आग्रह किया था वे नमक सत्याग्रह को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखें। वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP में सक्रिय भागीदार थीं और 1936 में इसकी अध्यक्ष बनी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल से अधिक समय तक उसे जेल में रहना पड़ा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न की व्याख्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि कांग्रेस के वार्षिक सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी को गलत माना गया है। ऑप्शन डी में बोला गया है कि कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में करो या मरो का नारा अपनाया गया, ये गलत है। बाकी बात, कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया, ये सही है। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया गया, ये भी सही है। फिर है कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस योजना समिति की स्थापना की गई, ये भी सही है। 4 गलत है, इसकी चर्चा करते हैं। कि पहला है कि कांग्रेस का मद्रास सत्र 1927 स्वतंत्र संग्राम के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि इसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। सर साइमन कमीशन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय अखिल यूरोपीय समिति थी। साथ ही इसके अलावा इस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1921 में अपनी दिल्ली सत्र में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए एक विदेश नीति प्रस्ताव के बाद चीन, मेसोपोटामिया और फारस में भारतीय सैनिकों की तैनाती पर आपत्ति जताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरा कथन भी सही है कि कराची प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा 1931 के कराची सत्र में पारित किया गया था। इसने दिल्ली समझौते का समर्थन किया और पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को दोहराया। इसने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों जिसे नेहरू ने तैयार किया था पर प्रस्ताव पारित किया। किसानों, जनता और श्रमिकों के लिए स्वराज को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया और उसे स्वराज के मापदंड के रूप में स्थापित किया गया। साथ ही इसका तीसरा पॉइंट है, तीसरा कथन सही है। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस के हरिपुरा सत्र 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। चौथा कथन गलत है। 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद कांग्रेस ने AICC सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। करो या मरो का नारा मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान या फिर अगस्त क्रांति मैदान में गांधी द्वारा भाषण के दौरान दिया गया था। ठीक है, यह कोई वार्षिक सत्र नहीं था। जिस समय ये भाषण दिया गया था उस समय कोई वार्षिक सत्र कांग्रेस का नहीं चल रहा था। फिर है 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि 1905 में कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। दूसरा है, इस अधिवेशन में कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का भी समर्थन किया। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो बी को सत्य माना गया है। 2 और 3 जो है वो सत्य है। इस अधिवेशन में कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ एवं बंगाल विभाजन की आलोचना की गई।
1905 के बनारस अधिवेशन के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का भी समर्थन किया। पहला गलत है, क्योंकि 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया था, इस कारण से ये गलत है। अब इसकी चर्चा करते हैं। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कांग्रेस के 39वें अधिवेशन बम्बई, जो कि 1934 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इसके बाद 1947 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की 56वीं अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है। फिर है अगला प्रश्न, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव पारित किया गया? तो यहाँ पर है बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी अभियान का समर्थन। 1905 में बनारस अधिवेशन में कांग्रेस ने 2 प्रस्ताव पारित किया। पहला है कि कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना। दूसरा है बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी अभियान को समर्थन की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि उग्रवादी दल के नेता इस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी इसका विरोध कर रहे थे। दूसरा है, ऐसी स्थिति में उदारवादियों ने दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड से भारत बुलाकर इस अधिवेशन की अध्यक्ष बना दिया। तीसरा है, दादा भाई नौरोजी के योग्य नेतृत्व ने कांग्रेस में होने वाली फूट को बचा लिया, लेकिन मतभेद समाप्त नहीं हुए। तो यहाँ पर हमें गलत बताना है। तो बोला है इनमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी कथन अपने आप में सही है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के संबंध में निम्न में से कौन से वक्तव्य असत्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कलकत्ता अधिवेशन में उदारवादियों के प्रस्तावों को अत्यधिक महत्व मिलने के कारण उनका मनोबल काफ़ी बढ़ गया। ये गलत है। बाकी बात अन्य सही हैं कि इस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत किया था। फिर है कि कलकत्ता अधिवेशन की उपलब्धियों से उत्साहित होकर उग्रवादियों ने अहिंसात्मक प्रतिरोध, शिक्षा संस्थाओं, व्यवस्थापिका सभाओं एवं नगर निकाय इत्यादि का बहिष्कार करने की मांग प्रारंभ कर दी। ये सभी सही है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, कलकत्ता अधिवेशन में उदारवादियों को प्रस्तावों को ज़्यादा महत्व नहीं मिलने के कारण उनमें निराशा बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे दोनों विचारधारा के लोगों में मतभेद बढ़ने लगा एवं 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के गर्म दल एवं नरम दल में विभाजन हो गया। तो इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो बोला गया है इनमें से डी सही नहीं है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाकी बात वो ए बी सी सही है कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का क्रम कांग्रेस अधिवेशन में 23वां था। यह अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को सूरत में आयोजित किया गया था। गर्म दल के लोग इस अधिवेशन को नागपुर में आयोजित करना चाहते थे। ये सभी सही है। अब बाल गंगाधर तिलक इसकी अध्यक्षता नहीं किया था, ये देखते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। उग्रवादी या गर्म दल के नेता 1907 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। दूसरी ओर उदारवादी या नरम दल के लोग इस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे। अंततः वे ही अध्यक्ष चुने गए। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल यानी कि उग्रवादी दल एवं नरम दल जिसे उदारवादी दल में हो गया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि गर्म दल के लोग चाहते थे कि सूरत अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन तथा राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया जाए। दूसरा है, नरम दल के लोगों ने स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को वापस लेने की जोरदार मांग की। तो कहता है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो 1 और 2 दोनों को सत्य माना गया है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। दोनों दलों के अड़ियल रुख के कारण सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, कांग्रेस का 2 गुटों नरम दल एवं गर्म दल में विभाजन हो गया। इस समय कांग्रेस के उदारवादियों का वर्चस्व था। फलतः उन्होंने ब्रिटिश शासन की सीमा में रहते हुए स्वशासन व स्वराज की मांग की तथा संवैधानिक तरीकों से ही आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। फिर है 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दलों का समझौता हो गया। इसे भी याद रखना है। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा पारित प्रस्ताव का लक्ष्य क्या था? तो यहाँ है अन्य उपनिवेशों की तरह स्वशासन या स्वराज्य। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस को प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस का लक्ष्य इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों की तरह स्वशासन या स्वराज है।
धीरे धीरे उदारवादियों एवं उग्रवादियों ने विभिन्न विषयों पर मतभेद निरंतर बढ़ते गए, जिसके परिणति 1907 के सूरत अधिवेशन में हुई, जब कांग्रेस के 2 धड़ों में विभक्त हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की। यह अधिवेशन नर्मदा नदी के तट पर आयोजित हुआ। दिसंबर 1906 तक धर्मपथियों का आत्मविश्वास बढ़ गया और वे अध्यक्ष बनने की इच्छा रखने लगे। उग्रवादियों ने लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने या फिर नियुक्ति करने की मांग की। तो इनमें से हमें सत्य कथन को बताना है। तो सत्य कथन बी को बोला गया है, इनमें से 2 है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तिलक और अन्य लोगों के विरोध के बावजूद 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की, अतः कथन 1 सही है। फिर है कि 1907 में सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के तट पर हुआ, है ना, जबकि ऑप्शन में बोला गया था कि सूरत अधिवेशन की नर्मदा नदी के तट पर हुआ, जो कि गलत है, हुआ था ताप्ती नदी के तट पर। दिसंबर 1906 तक गर्मपंथियों का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि वे अध्यक्ष बनना चाहते थे, जबकि ऑप्शन में कह रहा है कि नरमपंथियों का इतना आत्मविश्वास बढ़ गया था। ये गलत है, होना चाहिए था गर्मपंथी, इस कारण से ये ऑप्शन गलत है। फिर है कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के लिए 2 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए। उन्होंने लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की, इस कारण से कथन 4 सही है। तो ये तो था इस चैप्टर का, समाप्ति यहीं पर होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे भारत में कम्युनिस्ट पार्टी एवं कांग्रेस, समाजवादी दल, भारत में उदारवादी एवं उग्रवादी विचारधारा का विकास, साथ ही साथ देखेंगे बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन और उसके साथ सांप्रदायिकता का उदय एवं विकास। तो अभी तक अगर आप वीडियो देखे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।